हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया या SCA। सिकल सेल एनीमिया एक हीमोग्लोबिन से रिलेटेड डिजीज है। हीमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है, इसको हम हीम प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अंदर एक आयरन ग्रुप होता है, आयरन की वजह से हम इसको हीम और ग्लोबिन इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, पहले हम हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक हीम प्रोटीन है। हीम प्रोटीन, इसके अंदर एक आयरन होता है। आयरन यानी कि आयरन कंटेनिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन। अब ग्लोबुलिन क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलिन टाइप की है, यानी कि इसकी संरचना में परिवर्तन होते रहते हैं, इसकी संरचना बदलती रहती है, ग्लोबुलिन होती है, ग्लोब्यूल इस तरह की, जैसे इधर। और इसका जो मेन काम होता है वो ऑक्सीजन कैरिंग होता है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है, और ये आरबीसी के अंदर पाई जाती है। तो आरबीसी के अंदर मोस्टली हीमोग्लोबिन ही होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन होता है और जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, अर्थात ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये लंग्स जहां होते हैं, लंग्स से स्टार्ट होती है, यानी कि ब्लड से, हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, तो लंग्स में ये ऑक्सीजन को लेती है और CO2 को छोड़ती है। तो ऑक्सीजन को फिर ये पूरे ब्लड, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो पूरी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन देती है और वहां से CO2 को वापस से लंग्स में लाती है, ये इसका कार्य होता है। अब इसके अगर हम संरचना देखें हीमोग्लोबिन की संरचना में, तो इसकी संरचना है भाई अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। और इनमें से प्रत्येक के अंदर इसमें 141 एमिनो एसिड होते हैं, इसमें भी 141 एमिनो एसिड्स होते हैं। इन दोनों में 146 एमिनो एसिड्स होते हैं, 141 एंड 146, ठीक है। चारों मिलकर के एक टेट्रामर संरचना बनाती है। टेट्रामर यानी कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की संरचना जिसमें अलग अलग सब यूनिट्स मिल करके प्रोटीन की संरचना इस प्रकार की बनाती है, तो इस संरचना को हम कहते हैं क्वार्टरनरी संरचना। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना या इसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो एक चतुर्थक संरचना है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर, ऑल वर्टिब्रेट्स में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इस दुनिया में, एक मछली की कुछ जातियां हैं जिनके अंदर नहीं है, बाकी सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब इसके जो H1, H2A, इसको बनाने वाली जो जीन है इसका नाम है HbA1, इसका नाम है HbA2, और इस जीन का नाम है Hb और B। ये दोनों जीन्स क्रोमोसोम नंबर 16 पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर बहुत पास पास होती हैं। और HbB यानी कि ये बीटा 1 और बीटा 2 को बनाने वाली जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होती है। ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर होती है और वो होती है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। ये हो गई हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं कि आखिर सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है। भाई हीमोग्लोबिन सभी के अंदर होता है, तो सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है? तो एक्चुअली देखो, ये कहानी है म्यूटेशन की। यहां हम अलग से समझते हैं कि म्यूटेशन क्या, म्यूटेशन की कहानी है।
जो सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन किसमें होता है? ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल डिजीज है। अभी हम देखेंगे कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो बाद में देखेंगे, पहले ये ऑटोसोमल डिजीज है। क्योंकि देखो इसके जो जीन है ना वो 16 नंबर पर और 11 नंबर पर है, तो इसका मतलब है कि म्यूटेशन जो होगा वो 16 नंबर और 11 नंबर पर होगा। जेनेट जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स वाई है, तो उन पर नहीं है। उनके अलावा ये 16 और 11 नंबर पर ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन जो है, बीटा चेन, इसमें जो सीक्वेंस है इसकी यहां से लेके 1 से लेकर के 146 एमिनो एसिड की सीक्वेंस है, तो इसमें छठी पोजीशन पर यहां होता है GAG, ये होता है। और ये GAG एक एमिनो एसिड है, इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन इस जगह पर जब ये नॉर्मल कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन में ये GAG होता है जो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन जब यही म्यूटेंट हो जाता है 146, तो GAG के स्थान पर इस जगह आ जाएगा GTG। देख लो एक ए के स्थान पर GTG आ जाता है, तो जिससे ये नंबर 6 है, ध्यान रखना भाई ये 6 पोजीशन है। तो इस जगह पर जब GTG आ जाता है तो GTG ग्लूटामिक एसिड को न कोड करके ये वैलिन को कोड करता है, और इस वैलिन के आ जाने से ही सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है GAG, यानी कि जो बीटा चेन है उसमें 146 एमिनो एसिड है, तो छठे एमिनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जो सीक्वेंस है वो है GAG। उसके स्थान पर एक न्यूक्लियोटाइड का परिवर्तन होता है GTG, यानी कि T का परिवर्तन होता है, और उसकी वजह से ही अब ये ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन बनाता है, और इसकी वजह से इसके अंदर म्यूटेशन होता है और सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस जगह पर अगर हम देखें तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन है, और ये न्यूक्लियोटाइड जो म्यूटेशन है इसको हम कहेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक, या इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SNP। क्योंकि देखो एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन से ही यहाँ पर दो चीज बन गई, यानी कि मॉर्फिज्म हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई। GAG और GTG ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है और ये यहाँ पर वैलिन को कोड कर रहा है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड के परिवर्तन होने से ये हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बेस्ड यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होने से या सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस्ड डिजीज है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि सिकल सेल एनीमिया हो गया भाई, ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन बन गया। अब इस वैलिन के आने से ऐसा क्या होगा कि सिकल सेल डिजीज हो जाती है। तो इसके आने से होता है, जैसे देखो कि ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, इस ब्लड वेसल्स में ये है नॉर्मल आरबीसीज, इस तरह से नॉर्मल आरबीसीज है। तो ये देखो नॉर्मल आरबीसी ब्लड वेसल्स में घूमती रहती है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, ये आसानी से फ्लो होती रहती है, चाहे भले ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो या अप हो, यानी कि कम हो या ज्यादा हो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही आरबीसी सिकल्ड हो जाती है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। देखो जब ये सिकल्ड हो जाती है तो सिकल्ड होने से इनकी जो संरचना है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, इस तरह से, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो ये एबनॉर्मल आरबीसी है। तो एबनॉर्मल आरबीसी
अब आप देख ही रहे हैं भाई कि जब ये गोल यानी कि इसका जो शेप है वो राउंड है, तो राउंड में इसके ब्लड के ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब इस तरह से हो जाती है तो इसको कहते हैं फाइब्रस प्रेसिपिटेट हो जाती है, एक तरह से धागी नुमा संरचना हो जाती है, तो इसको हम सिकल्ड कहते हैं, हंसियाकार। हंसियाकार सिकल मतलब हंसियाकार। तो इस समय अब ये ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी वजह से दर्द का अटैक स्टार्ट होता है जगह, मतलब पूरे शरीर में कहीं हर जगह दर्द, उसके बाद हाथों में पैरों में सूजन, जोड़ों में दर्द, और उसके बाद जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, कई प्रकार की बीमारियां जो एक तरह से गुच्छा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और देखो इसका मेन चीज ये है कि जब ये लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में हो, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस समय क्या है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं और धागे नुमा संरचना बन जाती है, तो एक तरह से फाइब्रस जैसे कफ होता है ना, उस तरह से ये प्रेसिपिटेट हो जाती है, और फिर ये ब्लड के सर्कुलेशन में पूरी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है और डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो उम्र है वो भी 40 से 60 के आसपास ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ये इनहेरिट कैसे होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। ये जेनेटिक होमोजाइगस म्यूटेशन, जो हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल, उसको हम लिखते हैं HbA, और जब वो सिकल सेल एनीमिया यानी कि सिकल हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं HbS। ये इसके लिखने के संकेत हैं। नॉर्मल है HbA, अगर वो सिकल्ड हो जाता है तो उसको हम लिखते हैं HbS। देखिए यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लो हम कहते हैं कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो एक प्रोटीन को बनाने के लिए एक जैसे 2 एलील होते हैं, 2 जीन होते हैं। तो हम ये मान के चले कि भाई ये एक RR यानी कि ये कोई मनुष्य है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसको हम लेते हैं मेल, और एक है स्मॉल r, ये है फीमेल, ठीक है, ये है फीमेल। तो इसमें देखो यहां से आएगा R, ये R, स्मॉल r। तो इसमें तो ये रोग है भाई, ये सिकल सेल डिजीज इसके अंदर होगी, ये रोगी है, पेशेंट है, ठीक है। अब इसके जो इनके जो चाइल्ड्स होंगे उनमें देखो क्या संभावना होगी, उनमें संभावना ये होगी कैपिटल R स्मॉल r, यानी कि ये कैरियर होंगे लेकिन रोग नहीं दिखेगा, ये ले जाने वाले वाहक होंगे, कैरियर होंगे, रोग नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R नॉर्मल जीन है, इसके प्रभाव से इसके जो प्रभाव लक्षण है वो दबे रहेंगे। अब चूंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ना, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज होती तो फिर कोई सा भी एक R होता तो वो डोमिनेंट डिजीज क्रिएट करता, लेकिन यहाँ पर रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब है कि जब तक संतति में ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक रोग उत्पन्न नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये रोगी है, वो रोगी नहीं है, ये रोगी नहीं है, ये कैरियर है। अब अगर हम इसकी शादी हम इसी तरह की किसी
पर्सन से कर देते हैं। तो यहां पर देखो ये कैरियर है, तो इससे बनेगा, और ये भी कैरियर है, इससे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे जो हम निषेचन करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ये तो नॉर्मल बनेगा, इसमें तो रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल है। ये दोनों देखो कैरियर हैं, ये ले जाने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर ये पेशेंट होगा, इसमें आपको डिजीज दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसमें आपको निश्चित रूप से डिजीज दिखाई देगी। तो ये है सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन से संबंधित डिजीज है। इसके मेन चीज है कि बीटा जो चेन होती है उसमें छठी पोजीशन पर GAG के स्थान पर GTG अर्थात ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन बन जाता है, जिसकी वजह से इसमें जो RBC जो हीमोग्लोबिन होती है ना, उसकी RBC जो संरचना होती है वो सिकल्ड यानी कि हसियाकार हो जाती है। इसका एक प्रभाव जरूर होता है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया, तो मलेरिया जो है वो होता है, हम जानते हैं प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर से इसका इन्फेक्शन होता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन को खाता है, हम ये कहें कि आरबीसी को किल करता है। ठीक है, कौन सी आरबीसी को, ये ध्यान रखना, कौन सी आरबीसी को, वो आरबीसी इस तरह की यानी कि राउंड जो आरबीसी है उसे पहचान लेता है, उसको किल करता है। लेकिन जब इस तरह की आरबीसी हो जाए, सिकल्ड आरबीसी, तो ये प्लाज्मोडियम इस आरबीसी को पहचान नहीं पाता है, यानी कि ये HbA वाली आरबीसी है और ये HbS वाली आरबीसी है, तो ये इसको पहचान ही नहीं पाता। जब पहचान नहीं पाता यानी कि इसको अटैक नहीं कर पाएगा। जब अटैक नहीं कर पाएगा तो इसमें कभी भी मलेरिया होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये एक तरह से मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।